Assalamu alaikum. Here it's Dr. Bukhari by Bukhari Medicos. Today's our topic of discussion is heart failure या जिसे congestive heart failure भी कहते हैं. तो सीवीएस पैथोलॉजी में हमने हार्ट फेलियर को स्टार्ट किया है. हार्ट फेलियर का नाम सुनते ही आपने घबराना नहीं, बहुत ईजी तरीके से इंशाल्लाह इसको रीड आउट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. और मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ पे हम डेफिनेशन, एटियोलॉजीज, पैथोजेनेसिस, इन्वेस्टिगेशन, इवन ट्रीटमेंट तक एवरीथिंग को जो है हम डिस्कस करेंगे. दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके रिलेटेड हर चीज़ को इंशाल्लाह इस लेक्चर में जो है डिस्कस किया जाएगा. तो ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं डिस्कशन हार्ट फेलियर पर. हार्ट फेलियर इज आल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. अब इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों कहा जाता है? इसमें बेसिकली होता यह है कि हार्ट फेलियर की वजह से जो लंग्स में कंजेशन होती है, जिसकी वजह से डिस्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो इस वजह से इसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं. क्यों होता है, कैसे होता है, इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं. तो जो कार्डिक आउटपुट होता है वो बेसिकली इक्वल होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम. हार्ट रेट हमें पता है कि जो है 60 से 100 बीट पर मिनट होता है नॉर्मल, और ऑन एवरेज हम 72 लेते होते हैं. और अगर 60 से कम हो जाए तो उसे ब्रेडिकार्डिया, और जो है 100 से ऊपर हो जाए तो उसे टैकीकार्डिया कहते हैं. और उसके बाद जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, ये होता है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एओर्टा इन ईच हार्ट बीट. एक हार्ट बीट में जितना कोई ब्लड जो है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है एओर्टा की तरफ, तो उसे कहते होते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक हो गया. और इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो इसकी फ्रैक्शन होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, जो कि इजेक्ट आउट हो रहा होता है. अब हार्ट फेलियर की जो डेफिनेशन है उसकी तरफ हम आ रहे हैं, ओरिजिनल टॉपिक की तरफ. इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम. याद रखिए, सिंड्रोम तब कहा जाता है जब एक से ज़्यादा कंडीशंस हो. इट इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ कार्डियक पंप to generate sufficient cardiac output to meet need of oxygenated blood supply by body tissue, leading to, इससे होता क्या है, प्रोग्रेसिव डिस्निया, फ्लूइड ओवरलोड, जिसे मेडिकल साइंस की जबान में एडिमा कहा जाता है, एंड हाइपोपरफ्यूजन. इट इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम रिजल्टिंग फ्रॉम द फेलियर ऑफ कार्डियक पंप टू जनरेट सफिशिएंट कार्डियक आउटपुट टू मीट need of oxygenated blood by body tissue, leading to the progressive dyspnea, fluid overload and hypoperfusion. समझना मुश्किल नहीं है. इसका मतलब यह है कि हमारा जो हार्ट होता है, कार्डियक पंप इतना पावरफुल नहीं होता कि वो कार्डियक आउटपुट जनरेट कर सके. कितना कार्डियक आउटपुट? भाई इतना कि जितना ज़रूरी होता है ब्लड को बॉडी के तमाम ऑर्गन्स और टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए. अगर वो नहीं पहुंचा पाता तो उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि नंबर 1 डिस्निया होती है, मीन्स के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. नंबर 2 फ्लूइड ओवरलोड होता है, जिसे हम एडिमा कहते हैं. नंबर 3 हाइपोपरफ्यूजन, मीन्स के ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, कम मिलती है, उतनी कम मिलती है कि जितनी उनकी मेटाबॉलिक ज़रूरियात के लिए ज़रूरी होती है उससे कम मिलती है. ठीक है. एंड जो चीज़ आपने याद रखनी है, इट इज़ द सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड. दुनिया भर में सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड. जो फर्स्ट लीडिंग काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज, को हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में. और जो थर्ड नंबर पे है वो है सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर स्ट्रोक या सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं. तो अब हम जो है, और ये चीज़ के ये मोस्ट एक्सपेंसिव डिजीज़ है. 80 to 90 बिलियन डॉलर जो है वो अमेरिका में सिर्फ एक साल में इस डिजीज़ के ट्रीटमेंट पर लग जाते हैं. वो इस वजह से कि सबसे जो एक्सपेंसिव है वो हार्ट डिजीज़ है. जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट मोस्ट एक्सपेंसिव जो है एक प्रोसीजर है. और उसके बाद अब हम जा रहे हैं एटियोलॉजीज़ की तरफ. एटियोलॉजी का मतलब होता है वजूहात. ये जो हार्ट फेल हो रहा है इसके पीछे वजह क्या है? जैसे कहते हैं ना कि कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इस तरह से इस हार्ट फेलियर के पीछे औरत का हाथ नहीं होता, बल्कि किस चीज़ का हाथ होता है उसे कहते हैं एटियोलॉजीज. और वो जो 4 है मोस्ट कॉमन है, लेस कॉमन भी देखेंगे. जो मोस्ट कॉमन है वो 4 वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट फेल होता है. नंबर 1 पे है इस्कीमिक हार्ट डिजीज. इस्कीमिक हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर दो डिफरेंट कंडीशंस हैं. हार्ट फेलियर में क्या होता है कि आपका हार्ट इतना पंप नहीं कर पाता कि ब्लड को पहुंचा सके हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक. और इस्कीमिक हार्ट डिजीज में यह होता है कि ब्लड को खुद नहीं मिल रहा होता, ब्लड हार्ट को खुद ब्लड नहीं मिल रहा होता, क्योंकि
एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाती है कोरोनरी आर्टरी में, कोरोनरी आर्टरी में डेपोजिशन ऑफ लिपिड हो जाती है, वो तंग हो जाती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं जाती हार्ट की तरफ, इसकी वजह से वहां पे इस्कीमिया होता है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज होती है, मीन्स के इस्कीमिया की वजह से जो मायोकार्डियम के सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं। उसके बाद हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज मीन्स के ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। नंबर 3 पे वेल्वुलर हार्ट डिजीज, आपके जो वेल्व्स होते हैं जैसे कि ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व, एओर्टिक वेल्व, उनकी प्रॉब्लम्स, उसमें स्टेनोसिस होती है या रिगर्जिटेशन होती है। स्टेनोसिस का मतलब ये होता है कि आपके जो हार्ट है उनका साइज जो है कम हो जाए, वो तंगी आ जाए, उनमें तंग हो जाए, स्टिफ हो जाए। और जो रिगर्जिटेशन होती है उसका मतलब ये हो कि लीकेज हो जाती है वेल्व की। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ ब्लड आ रहा है, एट्रियम से वेंट्रिकल तरफ आ रहा है, वेंट्रिकल की तरफ आ गया, अब उसको पीछे जो वेल्व क्लोज हो जाता है उसको एट्रियम की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब वेल्व्स में रिगर्जिटेशन हो जाती है तो वेंट्रिकल से ऊपर एट्रियम की तरफ पुल बैक करता है, पीछे की तरफ जाता है, इसे कहते हैं रिगर्जिटेशन। उसके बाद ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है कार्डियोमायोपैथी, इसको भी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। बहुत सी कार्डियोमायोपैथीज हैं, बेसिकली जो यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं हार्ट फेलियर में हमारी अकॉर्डिंग टू पैथोमा बुक, वो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो 4 कौन सी कॉमन होती हैं? इस्केमिक हार्ट डिजीज, हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, वेल्वुलर हार्ट डिजीज और कार्डियोमायोपैथी। अब आ रहे हैं लेस कॉमन काजेस, ये बहुत कम रेयर होता है कि इन कंडीशन पे हार्ट फेल हो जाए, लेकिन हो सकता है। लेस कॉमन एटियोलॉजीज, उसमें कुछ हाइपरडायनामिक स्टेट्स हैं। हाइपरडायनामिक स्टेट्स ये होते हैं कि जिसमें फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है आपकी बॉडी में, लाइक हाइपरथायराइडिज्म, एनीमिया, प्रेगनेंसी एंड बेरी। अब हाइपरथायराइडिज्म हमें पता है कि ये करते हैं टैकीकार्डिया। तो जैसे ये आप देख रहे हैं कार्डियक आउटपुट में जो है ये हार्ट रेट आया हुआ है। अब हार्ट रेट जो है 100 से ज्यादा बढ़ जाएगा, उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। जब 100 से ज्यादा बढ़ जाएगा हार्ट, जो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बहुत तेजी से करेगा। एक टाइम आएगा कि वो फिलिंग का टाइम ही नहीं देगा, एट्रियम को फिल किए बगैर ही कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। जब फिलिंग नहीं होगी तो ब्लड आगे से जाएगा कैसे, इजेक्ट कैसे होगा? इस तरीके से टैकीकार्डिया में जहां पे आपका जो हार्ट है बहुत ज्यादा काम करने की वजह से जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, ऐसे ही एनीमिया, प्रेगनेंसी और बेरी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी एंड एनीमिया ये भी हाइपरडायनामिक स्टेट है। बेरी एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, मीन्स के जिसमें थायामीन की डेफिशिएंसी होती है। थायामीन बेसिकली इज विटामिन B1, और इसकी वजह से जो 2 तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं, वेट बेरी एंड ड्राई बेरी। जो वेट बेरी होती है वो आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करती है, और जो ड्राई होती है वो नर्वस सिस्टम पे। इस चीज की डिटेल में हम देखेंगे बायोकेमिस्ट्री में। फिलहाल हाइपरटेंशन, एनीमिया, प्रेगनेंसी एंड बेरी ये हाइपरडायनामिक स्टेट्स हैं। उसके बाद कुछ रेडिएशंस होती हैं जो कि हार्ट फेलियर काज करती हैं, और अल्कोहल इंड्यूस्ड मायोकार्डियल डैमेज भी होती है, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक काज, ज्यादा अल्कोहल इंटेक की वजह से। और उसके बाद जो हीमाक्रोमेटोसिस, ये बेसिकली हीमाक्रोमेटोसिस एक डिसऑर्डर है, ये है वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन, वॉल्यूम ओवर कंडीशन नॉट आयरन ओवरलोड कंडीशन, आयरन ओवरलोड कंडीशन। इसमें जो आयरन ओवरलोड हो जाता है, आपकी जो मायोकार्डियम उस पर डिपॉजिट होते हैं और फेलियर काज कर देते हैं। और कुछ ड्रग्स है लाइक डॉक्सोरुबासिन, ये एक एंटी कैंसर ड्रग है, इट इज एंटी कैंसर ड्रग यूज्ड फॉर ल्यूकेमियास एंड लिम्फोमास, मींस के जो ब्लड मैलिग्नेंसीज होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज होती है। अब कोई बंदा है उसे ब्लड मैलिग्नेंसी है, ज्यादा अरसे तक अगर वो डॉक्सोरुबासिन लेता रहेगा तो ये ड्रग क्या करेगी, इसका साइड इफेक्ट क्या है कि आपके मायोकार्डियम को डैमेज करेगा, हार्ट फेलियर काज करेगा। इट इज अ कार्डियोटॉक्सिक ड्रग। और एक कंडीशन जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया उसे कहते हैं एम्लिडोसिस, उसमें जो है एबनॉर्मल प्रोटीन्स की जो है डिपोजिशन हो जाती है मायोकार्डियम पर। तो आगे वाले सेक्शन में हम देखते हैं पैथोजेनेसिस को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल इम्पोर्टेंट पैथोजेनेसिस ऑफ द हार्ट फेलियर, कि भी कैसे जो है एक नॉर्मल हार्ट फेलियर की तरफ जाता है, द वे ऑफ डेवलपिंग ऑफ ए डिजीज, उसे कहते होते हैं पैथोजेनेसिस। हमने पढ़ रखा है कि 4 बड़ी एटियोलॉजीज हैं हार्ट फेलियर की, जिनमें सेरेफिरिस, हाइपरटेंशन, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड कार्डियोमायोपैथी। तो पैथोजेनेसिस ये कहती है व्हाट एवर द काज इट इज, जो भी काज है, ये 4 मेन जो है वो मेजर बड़ी कॉजेज हैं, मोर कॉमन। हाइपरटेंशन, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, इस्केमिक हार्ट डिजीज या कार्डियोमायोपैथी, ये करते क्या है? ये बेसिकली मायोकार्डियम पर प्रेशर ओवरलोड करते हैं या फिर वॉल्यूम ओवरलोड करते हैं। भाई ये चारों चीजें या तो मायोकार्डियम के ऊपर प्रेशर को बढ़ा देती हैं या वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। कैसे बढ़ाती हैं आइए देखते हैं।
हाइपरटेंशन समझना मुश्किल नहीं है, ब्लड प्रेशर की वजह से जो है वो प्रेशर बढ़ेगा मायोकार्डियम के ऊपर। वेल्वुलर हार्ट डिजीज में ये होता है कि वेल्व्स की स्टेनोसिस की वजह से, ब्लड आगे ना जाने की वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, और आगे ना जाने की वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड ऑलरेडी मौजूद होगा और आगे भी नहीं जा रहा होगा, पीछे से और आ रहा है, तो प्रेशर तो बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा। और उसके बाद जो इस्केमिक हार्ट डिजीज और कार्डियोमायोपैथी है, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि नॉर्मल वॉल्यूम becomes abnormal, normal volume of blood becomes abnormal in ischemic heart disease and cardiomyopathy। अब ये कैसे भाई, ये ऐसे कि फॉर एग्जांपल 100 जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, मायोकार्डियम के 100 सेल्स हैं, वो संभाल रहे हैं 100 ml ब्लड को। अब अगर इस्केमिक हार्ट डिजीज या कार्डियोमायोपैथीज में नेक्रोसिस की वजह से, इस्केमिक हार्ट डिजीज में और कार्डियोमायोपैथीज, ये बहुत बड़ी जो है ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। रिस्ट्रिक्टिव और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से 50 जो मायोसाइट्स हैं, मायोकार्डियल सेल्स हैं 50, वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या नेक्रोसिस की वजह से वो तबाह हो जाए या नॉन फंक्शनल हो जाए, तो बाकी कितने बच गए, 50 बच गए। अब 100 सेल्स 100 ml ब्लड को संभाल रहे थे, 50 तो हो गए नाकारा निकम्मे, बाकी बच गए 50। अब 50 सेल्स को 100 ml ब्लड संभालना पड़ेगा, तो वो कितने संभालने के आदी थे, 1 सेल 1 ml, अब 1 सेल 2 ml संभालेगा। इस वजह से नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बिकम्स एबनॉर्मल इन इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड कार्डियोमायोपैथी। तो hypertension, valvular heart disease and cardiomyopathies and ischemic heart disease, these 4 etiologies will produce pressure overload with or volume overload on the myocardium. When there will be pressure and volume overload on the myocardium, then अब क्या होना है, अब ओबे होगा स्टर्लिंग लॉ। क्यों स्टर्लिंग लॉ, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से मायोकार्डियम की जो वॉल्स हैं उन पे स्ट्रेस बढ़ेगा। अब अगर स्ट्रेस बढ़ेगा तो मायोकार्डियल सेल का स्ट्रेच भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, यह है स्टर्लिंग लॉ की वजह से। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आपने पढ़ा होगा, स्टर्लिंग लॉ ये स्टेट करता है, ये कहता है कि ग्रेटर द स्ट्रेच ऑफ द मायोकार्डियम ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब मायोकार्डियम के ऊपर जितना जो है वो स्ट्रेच पड़ रहा है, उसे उतना ही जोर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करना है। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगी वो, अब अगर स्ट्रेस बढ़ गया, उसी वजह से स्ट्रेच बढ़ा है, स्ट्रेच की वजह से उसको जो है ग्रेटर द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा पैदा करनी है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगी, ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए मायोकार्डियम को तगड़ा होना पड़ेगा, साइज में बड़ा होना पड़ेगा, मीन्स दैट मेडिकल साइंसेस के मुताबिक उसे हाइपरट्रॉफिड होना पड़ेगा। मायोकार्डियम की क्या होनी चाहिए, हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी कैसे होगी, हाइपरट्रॉफी ऐसे होगी जब मायोकार्डियम सेल्स के अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेच बढ़ेगा, उसकी वजह से जो है उसको होना है अब हाइपरट्रॉफिड। हाइपरट्रॉफिड होने की वजह से उसके अंदर पैदा होगी प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स पैदा होंगी तो वो करेंगी मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी। ठीक है, अब क्या है कि स्ट्रेस बढ़ा, स्ट्रेच बढ़ा, उसकी वजह से जो है वो हाइपरट्रॉफी होनी है। हाइपरट्रॉफी इस तरह होनी है कि जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा ये क्या कर देगा, जीन्स को एक्टिवेट कर देगा, इंडक्शन ऑफ द जीन प्रोग्राम्स। अब वो जीन क्या करेंगे, प्रोटीन्स पैदा करेंगे, प्रोटीन्स पैदा करेंगे तो वो करेंगे मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी। सो मायोकार्डियल वॉल स्ट्रेस विल इंक्रीज, दैट विल लीड टू मायोकार्डियल सेल स्ट्रेच। अकॉर्डिंग टू स्टर्लिंग लॉ there will be induction of the gene programs and there will be synthesis of the myocardial proteins that will cause hypertrophy of the myocardium, and ये जो प्रोटीन्स होंगी ये होंगी नॉर्मल, क्योंकि इस दफा जो जीन प्रोग्राम्स एक्टिवेट हुए हैं वो है नॉर्मल जीन प्रोग्राम्स। नॉर्मल जीन प्रोग्राम्स एक्टिवेट होंगे, नॉर्मल प्रोटीन बनाएंगे, और हाइपरट्रॉफी होगी मायोकार्डियम की, और वो ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा करेगी, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो पेशेंट पहुंच चुका है, इस सिचुएशन में इसे कहते हैं कि नाउ पेशेंट हैज रीच्ड द कंपनसेटेड हार्ट फेलियर एंड विल बी क्लिनिकली एसिम्प्टोमेटिक। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर से क्या मुराद ये है कि अब भी जिन वजूहात की वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है
अगर उनको ट्रीट किया जाए तो पेशेंट ठीक हो सकता है। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर का मतलब ये है। ठीक हो गया जी, पेशेंट पहुंच गया कंपनसेटेड हार्ट फेलियर तक, लेकिन आपने अंडरलाइंग काज को अभी तक ट्रीट नहीं किया। अंडरलाइंग काज से मुराद ये चार ही तो हैं, हाइपरटेंशन हो सकती है, वेरिकुलर हार्ट डिजीज हो सकती है, इस्केमिक हार्ट डिजीज या कार्डियोमायोपैथी। अंडरलाइंग काज को आपने अभी ट्रीट नहीं किया तो क्या होना है? अ परसिस्टेंस overload of the volume and pressure will causes persistent myocardial wall stress that will lead to myocardial cell stretch increased। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर तक तो बात समझ आती है। कंपनसेटेड हार्ट फेलियर के बाद क्या होना है? उसके बाद यह है कि दोबारा से मायोकार्डियम के ऊपर जो है वो प्रेशर ओवरलोड होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। ठीक है, आपने ट्रीट नहीं किया। अब स्टार्लिंग लॉ है, लॉ को कौन रोक सकता है? लॉ को तो ओबे होना ही होना है। दोबारा से क्या है जी, मायोकार्डियम को होना पड़ेगा हाइपरट्रॉफिड फॉर ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो इस दफा क्या होना है कि दोबारा इंडक्शन ऑफ द जीन प्रोग्राम्स होगी जो कि पैदा करेंगी प्रोटीन्स को, लेकिन इस बार जो प्रोटीन्स बननी है वो बनेगी निकम्मी निकट्ठू, वो जो है नॉर्मल प्रोटीन्स नहीं होंगी, बिकॉज देयर विल बी इंडक्शन ऑफ द जीन प्रोग्राम्स एबनॉर्मल जीन प्रोग्राम्स की इंडक्शन होनी है। एबनॉर्मल जीन प्रोग्राम्स की इंडक्शन से एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेगी। एबनॉर्मल प्रोटीन का मतलब ये होता है कि उनमें कंट्रैक्टाइल एबिलिटी कम होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत कम होती है। मायोकार्डियम के अंदर जब न्यू प्रोटीन्स, एबनॉर्मल प्रोटीन्स बनेगी जिनमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी की एबिलिटी कम होती है, तो क्या होगा? वो सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। If underlying cause is not treated, persistent pressure and volume overload will cause persistent myocardial wall stress increase that will lead to the myocardial cell stretch increase. Now, according to Starling law, there will be induction of the gene programs. That gene programs will be abnormal. Due to abnormal gene programs, there will be induction of the abnormal proteins, and abnormal proteins means they have less contractile ability, and that will lead to the decreased cardiac output. इस तरह से जो है वो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। हुआ ये कि आपके पास हाइपरटेंशन की वजह से, कार्डियोमायोपैथी की वजह से, इस्केमिक हार्ट डिजीज या वेरिकुलर हार्ट डिजीज की वजह से मायोकार्डियम के ऊपर प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड हुआ। अब प्रेशर और वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से क्या होना है कि मायोकार्डियल की जो वॉल है उसका स्ट्रेच बढ़ेगा, मायोकार्डियल सेल का स्ट्रेच बढ़ेगा। अब स्ट्रेच बढ़ा है अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग लॉ, greater the force of greater will be the stretch, greater will be the force of contraction। अब ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मायोकार्डियम को पैदा करना है। ज्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैदा करने के लिए क्या होगा कि जीन प्रोग्राम्स एक्टिव होंगे जो कि बनाएंगे प्रोटीन्स, लेकिन इस बार जो प्रोटीन्स बनेंगी वो होंगी नॉर्मल, और मायोकार्डियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और वो कंपनसेट कर लेगी, मीन्स दैट के मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफिड होने की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शन अच्छी देगी, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट हमारा मेंटेन रहेगा। अब इस जगह पर जो है पेशेंट क्लिनिकल एसिम्प्टोमेटिक होगा, मीन्स दैट के उसमें सिम्टम्स अभी शो नहीं होंगी, और इस जगह पर अगर हम पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर लें तो ठीक है, बंदा जो रिकवर हो सकता है। अगर कंपनसेटेड हार्ट फेलियर पर पहुंचने के बावजूद किसी भी अंडरलाइंग काज को ट्रीट नहीं किया गया तो क्या होगा? अगेन अकॉर्डिंग टू स्टार्लिंग लॉ जो है वो प्रोटीन्स बनेगी फॉर द हाइपरट्रॉफी ऑफ द मायोकार्डियम, लेकिन ये जो प्रोटीन्स बनेगी ये एबनॉर्मल होंगी, क्योंकि इंडक्शन ऑफ जीन प्रोग्राम्स जो हुई थी वो एबनॉर्मल हुई थी। एबनॉर्मल प्रोटीन्स का मतलब ये है कि वो जो है नकारा निकट्ठू होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी कम होगी। जब कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी कम होगी तो लेस कॉन्ट्रैक्शन होगी, लेस कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल की, तो क्या होगा कि लेस कार्डियक आउटपुट होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद अब कार्डियक आउटपुट कम होने से मुराद ये है कि बॉडी ऑर्गन्स को, जैसे हमने डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती उनकी मेटाबॉलिक नीड्स के अकॉर्डिंग। तो हाइपोपरफ्यूजन या डिक्रीज ब्लड सप्लाई या डिक्रीज कार्डियक आउटपुट को ऑर्गन जो सबसे पहले माइंड करता है वो है हमारा किडनी। डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ किडनी होगी, ठीक है, वो माइंड कर जाता है। अब किडनी जो है अपने अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को एक्टिव कर देता है। वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है, किडनी कहता है भाई जो मुझे हाइपोपरफ्यूजन हो रही है, मुझे ब्लड सप्लाई कम मिल रही है, उसको इंप्रूव किया जा सकता है। उसको इंप्रूव करने के लिए किडनी क्या करता है? ब्लड में रेनिन रिलीज कर देता है। किडनी अकेला कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन थोड़ी है, हम जानते हैं कि ये मेटाबॉलिक ऑर्गन है क्योंकि विटामिन डी की एक्टिवेशन करता है। उसके बाद एंडोक्राइनल ये ऑर्गन है
जैसे एरेथ्रोपोएटिन को रिलीज करता है, रेनिन को रिलीज करता है। अब इसने रेनिन रिलीज किया, आगे से रेनिन साहब ने क्या करना है, उसने करना है ब्लड में मौजूद इनएक्टिव एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करना है एंजियोटेंसिन 1 में। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एंजियोटेंसिनोजन जो इनएक्टिव होता है ब्लड में, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। कन्वर्ट कौन करेगा? रेनिन करेगा। अब एंजियोटेंसिन 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 अंडर द इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और फेमसली नोन एज एस। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया रेनिन ने। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है 2 में कन्वर्ट हुआ अंडर द इफेक्ट ऑफ एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब एंजियोटेंसिन 2 जो बन गया है, इसका काम क्या है, इसने करना क्या है? ये बेसिकली 3 काम करेगा। एक तो हमारे हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा और थर्स्ट सेंटर को एक्टिवेट करेगा कि बंदा पानी ज्यादा पिए। नंबर 2 इसने क्या करना है? नंबर 2 इसने क्या करना है कि कॉन्स्ट्रक्शन करने, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा और सिंपैथेटिक डिराइव को बढ़ाएगा और क्या करेगा कि कॉन्स्ट्रक्शन करेगी पेरिफेरल वेसल्स की, जिससे हमारी हार्ट की तरफ जो है वेनस रिटर्न बढ़ेगा। और नंबर तीसरा काम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसने करना है एल्डोस्टेरोन पैदा। हमारा जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके जोना ग्लोमेरुलोसा, जो उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स की लेयर होती है, उससे एल्डोस्टेरोन को निकालेगा। अब एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है? रिटेंशन करनी है वाटर की और सोडियम की। जो हम पानी पी रहे हैं या नमक खा रहे हैं उसको रिटेन करेगा। अब इन 3 काम में से होगा क्या? वो रिटेंशन ऑफ वाटर और सोडियम होगी, थर्स्ट लगेगी, पानी ज्यादा पिएंगे, कंस्ट्रक्शन होगी पेरिफेरल वेसल्स की, हार्ट की तरफ वेनस रिटर्न बढ़ेगा। इन तीनों कंडीशन में हो क्या रहा है? दैट फर्दर increase volume load on failing heart causes conversion of the compensated heart failure into decompensated heart failure। इन तीनों कंडीशन में बेसिकली हो क्या रहा है? सोडियम और वाटर रिटेन हो रहा है, पानी ज्यादा पिए ना, उसके बाद वेनस रिटर्न बढ़ रहा है, तो फ्लूइड एंड वॉल्यूम ओवरलोड जो है मायोकार्डियम पे पड़ रहा है। बजाय कंडीशन को ठीक करने के, किडनी ने जो ये एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिव किया है, ये कंडीशन को ज्यादा वर्स कर रहे हैं। कैसे वर्स कर रहे हैं? वॉल्यूम ओवरलोड की वजह से। एक तो हार्ट पहले से फेल है, कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं कर रहा, ऊपर से उसके ऊपर इसने वॉल्यूम ओवरलोड ऊपर से कर दिया है। अब ये सारा जो प्रोसेस है, इसे पढ़ने का क्या मकसद था? सिर्फ एक लाइन आपको समझाने के लिए। दैट्स वाई फर्स्ट लाइन ड्रग इज एस इनहिबिटर इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केस में जो फर्स्ट लाइन ड्रग है, ड्रग्स और बहुत सी हैं, इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट लाइन ड्रग है वो है एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर क्या करेगी? किडनी को हाइपोपर्फ्यूजन हुई, उसने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया बाय रिलीजिंग रेनिन। अब एंजियोटेंसिन 1 जो है 2 में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट कौन कर रहा है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अगर इसको इनहिबिट कर दिया जाए, ना ये एंजाइम होगा, ना एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, ना ही ये अपने 3 काम करेगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन, थर्स्ट, और उसके बाद जो है वो पेरिफेरल वेसल की कंस्ट्रक्शन, जिससे वॉल्यूम ओवरलोड बढ़ेगा। ना ही ये तीनों काम होंगे, ना ही फेलिंग हार्ट पे फ्लूइड ओवरलोड होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। दैट्स व्हाई फर्स्ट लाइन ड्रग इज एस इनहिबिटर। थैंक यू।